वेलकम बैक खवातीन ज़ात। अब हम बात करेंगे फालिज की। फालिज एक ऐसा आर्जा है जो चंद लम्हों में एक सेहतमंद इंसान की ज़िंदगी बदल कर रख देता है। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ फालिज के मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, बल्कि अब ये बीमारी सिर्फ मामर अफराद तक महदूद नहीं रही, बल्कि निस्बतन कम उम्र अफराद भी इसका शिकार जा रहे हैं। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि फालिज की बुनियादी वजूहात क्या हैं, इसे बर वक्त कैसे पहचाना जा सकते हैं, और अगर फौरी इलाज के बाद बहाली का अमल शुरू कर दिया जाए तो मरीज़ किस हद तक मामूल की ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। फिजियोथेरेपी इसकी बहाली के सफ़र में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और आम लोगों को किन क्वेश्चंस का ख्याल रखना चाहिए, इसी पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर आयशा सरफराज साहिबा। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने जिक्र किया है कि आजकल हम देख रहे हैं बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, टेंशनें बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो वैसे ये लगता है पर्सनली कि ऐसा जिस तरह से बीमारी होती नहीं है, जितना हम सोच सोच के अपने ऊपर हावी भी कर लेते हैं और फिर टेंशन ले लेके मरीज बन के, तो आधे मरीज तो हम अपनी सोच से बन जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो फालिज है बेसिकली उसके बहुत से रीजंस है। अब डायबिटीज जिस तरह बहुत कॉमन होती जा रही है ब्लड प्रेशर की वजह से, ये इसके मेजर रिस्क फैक्टर्स में आता है। फिर आप सेकेंडरी में जब आप जाते हो, जैसे हमारा लाइफस्टाइल है आजकल, हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, हमारा जो फूड इनटेक है वो हम लोकल ज्यादा फास्ट फूड खाना शुरू हो गए हैं लोग। और इन वजूहात की वजह से, इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से जो है ना फालिज पाकिस्तान में बहुत हद तक बढ़ता जा रहा है कि हमारी उस तरह की ना एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज है, ना हम उस तरह से अपने जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ना उनको हम प्रॉपर मॉनिटर करते हैं। और पाकिस्तान में डायबिटीज भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि स्ट्रेस भी इसका एक मेजर रीजन में कंसिडर हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आयशा कि ये जो हालिया बरसों में अगर फालिज की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें इसके केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, उसके हवाले से भी कुछ आपने मतलब रिसर्च की है क्या? कुछ हमारी डाइटरी रूटीन्स हैं या कुछ जी और सर, हमारी चेंजेस हैं लाइफ में? जी बिल्कुल। इसकी जो मेजर जो पाकिस्तान में इसकी बढ़ने की वजूहात ये हैं, एक तो हमारी लाइफस्टाइल जो है, एक्सरसाइजेज नहीं है। दूसरी, पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और हार्ट डिजीज जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, डाइटरी हैबिट्स हमारी ठीक नहीं है, कि हम चिकनाई वाला खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। अगर हम खा रहे हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हमें नहीं पता कि किस हद तक बढ़ चुके हैं। और इन वजूहात की वजह से जो है ना फालिज जो है ये उनके मेजर रिस्क फैक्टर्स में आता है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो है फालिज इसकी रेशो बढ़ती जा रही है। अच्छा आयशा, शुरू में मैंने आपसे एक सवाल किया था ना टेंशन के हवाले से। अच्छा, मेरी फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको ना फालिज के अटैक्स होते हैं, और उनका फेस के हवाले से स्पेशली अगर मैं बात करूं तो उनके लिप्स का मुड़ जाना या फिर फेस का टर्न हो जाना। तो जब पता चला तो बाद में ये चीज़ सामने आई कि टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इस चीज़ का कैसे ताल्लुक है? मैम, इसका ताल्लुक इस तरह आप कह लें कि जब आपका ब्लड सप्लाई जो होती है ना ब्रेन को जो जा रही होती है, वो डिस्टर्ब होती है, तो वो आपका ब्रेन का जो सेल्स होते हैं, जो पार्ट डैमेज होता है ना, वो आपके फेस के मसल्स को अफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा। इवन कि आपकी हाफ बाजू को भी अफेक्ट कर सकता है, आपकी लिम्ब को भी अफेक्ट कर सकता है। तो स्ट्रेस जब आपके ब्रेन सेल्स पे ज्यादा स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, तो वो उस चीज को बियर नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से जो आपके सिम्टम्स है, आपके फेस के मसल्स मुड़ जाते हैं, आप सही बोल नहीं पाते हो, आपकी स्लर्ड स्पीच होती है, बोलने में आपको बहुत दुश्वारी होती है, खाने में दुश्वारी होती है। तो बेसिकली इस ये रीजंस हैं कि स्ट्रेस इससे बहुत ज्यादा लिंक्ड है। अच्छा आयशा, एक दफ़ा तो आपको अगर फालिज का अटैक हो चुका है, आप पैरालिसिस में जा चुके हैं, तो उसके बाद क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम बड़ा बढ़ जाता है, और उसी ने मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालना होता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट एक फालिज के मरीज़ को कितना इम्पैक्ट मतलब क्रिएट कर सकते हैं उसकी रिकवरी में? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजियोथेरेपी का इस सब के अंदर, कि आफ्टर फिजिशियन जब आप पूरे फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हो, देखिए आपकी मूवमेंट अफेक्ट हुई है। अब देखते हैं कि फालिज आपकी हाफ बॉडी पे उसने अफेक्ट किया है, अपर लिम्ब पे अफेक्ट किया है, या फेस के मसल्स पे अफेक्ट किया है, तो वो सारा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनता है। आपकी मूवमेंट को रिस्टोर किया जाता है, आप जो बैलेंस आपका आउट हो रहा है उस पर प्रॉपर वर्किंग की जाती है। आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं, उठना बैठना खाना पीना सब अफेक्ट होता है, उस पर फिजियोथेरेपिस्ट बहुत मेहनत भी करते हैं। और पेशेंट्स को मैं कहती हूँ जितनी जल्दी वो फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराते हैं,
उनमें रिकवरी के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि मसल्स और ब्रेन को जो आप न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, न्यू ब्रेन के अंदर सेल्स बनते हैं, उनके ऊपर हम काम करते हैं ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो। स्ट्रोक पेशेंट्स में एक केस ये भी है कि इनकी रिकवरी बहुत स्लो होती है, तो कुछ पेशेंट इस हार्ट भी हो जाते हैं, लेकिन मैं सबको ये कहूंगी कि कम से कम 6 to 8 मंथ अपनी फिजियोथेरेपी को लाजमी कंसिडर करें और एक्सरसाइजेस को लाजमी करें, तो बहुत अच्छी इसके बेनिफिट्स हैं। सही। अच्छा आयशा, मुझे ना फेस का बताएं, जिन लोगों को फेस पर फॉलिज के अटैक्स होते हैं तो फिर उनको हीट लगाई जाती है, और ये कितने सेशंस होते हैं, और ये बार बार भी होता रहा है? मैंने ये देखा है कुछ लोगों में कि एक दफा होने के बाद उनके साथ ऐसा बार बार होता है, तो फिर ये कैसे ठीक होता है, और क्या इसका परमानेंट भी होता है कि अगर आपको एक दफा हुआ है आपको, आप ऐसा ट्रीटमेंट करवा लें कि दोबारा आपको ये ना हो? सबसे पहले तो जरूरी है कि आप मेन कॉज को देखें कि आपको फालिज के साथ दो चीजें और भी लिंक्ड है, जिसको हम आमतौर पे लकवा भी कहते हैं, क्योंकि आपके हाँ। ब्रेन से मेन फेशियल नर्व जा रही होती है, जो कि ब्रेन से ही आपकी निकल के फेस को सप्लाई कर रही होती है। तो जब उस पे आपका अटैक आता है किसी वायरल इंफेक्शन की वजह से या फालिज की वजह से आपके फेस के मसल्स अफेक्ट होते हैं, तो बेहतर ये है कि आप सबसे ज्यादा जरूरी इसमें अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें। इम्यूनिटी आपकी बेहतर होगी तो आप पे जो चीज नेक्स्ट अटैक होते हैं आपके मसल्स उतने ज्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं। सेकेंडली, आप जो एक्सरसाइजेस है उसको कंटिन्यू रखें। आपको पता है कि आपको एक इश्यू हो चुके हैं, आपके मसल्स वीक हैं, आप कम से कम 3 to 6 months उसकी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखें, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह से कुछ होता है तो आपके मसल्स उसको जो है उसकी चीजों को बेहतर कर सके, उसको उस कंडीशन को, उस अटैक को हैंडल कर सके। तो सेकंड इसके लिए ये है कि फिजियोथेरेपी में इसकी बहुत सी बेहतर एक्सरसाइजेज हैं, बहुत मोडेलिटीज आ चुकी हैं। जो फेस पे हम रेड लाइट लगाते हैं, टेंस थेरेपी होती है जिससे आपके जो फेस के मसल है वो स्टिमुलेट होते हैं, फेशियल मसाज होता है जिससे आपके फेस के मसल लिफ्ट होते हैं, और आपको जो स्पीच, जो आपके वोकल्स पे आपको अफेक्ट हो रहा है, उसके लिए वोकल्स की एक्सरसाइजेज होती हैं, वोकल आपके जो होते हैं उनको क्लियर किया जाता है। तो बेहतर है कि एक्सरसाइजेज, और सेकंड नंबर पे अपनी इम्यूनिटी जो है, अच्छे विटामिन लें ताकि आपको दोबारा ये चीज अफेक्ट ना करे। ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे यहाँ अक्सर हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के साथ पास जाना, वैसे अगर फॉलेज के अलावा की बात की जाए तो बड़ा मायूस समझा जाता है कि ये क्या है, ये तो हो जाएगा, ये कोई भी कर लेगा, और वो कहीं ना कहीं जो है ना, हम देखते हैं कि वो बाहर किसी मसाजर के पास चले जाएंगे लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे। ये चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ती हैं? जी सर, पहले तो बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती थी, अब भी लोगों में बहुत ज्यादा शुक्र है अवेयरनेस आई है, और भी अवेयरनेस देनी चाहिए। देखिए, हमारे पास पेशेंट जब आते हैं ना, वो बिल्कुल एंड स्टेज पे आते हैं, हर चीज की ग्रेडिंग होती है। अब वो एंड स्टेज पे आ रहे हैं, उस वक्त आप कहें कि फिजियोथेरेपी आपको 1 महीने में ठीक कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। जब आपको एक इश्यू स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस ले लें, या स्ट्रोक ले लें, फालिज ले लें, या लकवा ले लें, तो मसल्स के ऊपर काम करने के लिए आपको टाइम चाहिए। आप जितनी जल्दी आएंगे, जितनी जल्दी आपका डायग्नोसिस बनेगा, आप अपना काम स्टार्ट कराएंगे, उतनी अच्छी आपकी रिकवरी होगी। एक चीज क्रॉनिक होती जा रही है, आप किसी मसाज वाले के पास जा रहे हो या किसी और के पास जा रहे हो, तो वो आपकी प्रॉपर आपके मसल्स की उनको एनाटॉमी का भी नहीं पता है, तो वो आपको प्रॉपर उस तरह ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह फिजियोथेरेपिस्ट आपको ट्रीट कर पाते। सही हो गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आयशा सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी किस तरह से आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, और फिर आप किस तरह से फालिज के अटैक से बच भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन वज़ात। और आज अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात की जाए तो उनको कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया में उनको पाकिस्तान की पहचान समझा जाता था, और जो उनका वेलफेयर का काम था उसको पूरी दुनिया में सराहा जाता था। चाहे फ़लस्तीन हो, वहाँ पे भी वो गए और वेलफेयर का काम किया। आज उनकी 10वीं बरसी है। हम ये दुआ करते हैं उनके लिए अपने इस प्लेटफॉर्म से कि जो जो उन्होंने अच्छे काम किए वो आज भी चल रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और वो उनके दर्जात बुलंद करे। जो काम अब्दुल सत्तार ईदी ने किया, यकीनी तौर पे ये नस्लें सुधारने वाला काम होता है, कौमें सुधारने वाला काम होता है, और किस तरह से एक छोटे से पैमाने से उन्होंने काम स्टार्ट किया और एक बड़ी बेलोस खिदमत की। आजकल तो हम देखते हैं ना कि कोई भी इस तरह की खिदमत करता है तो जताने लग जाता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे आजकल भी यहाँ पे लोग हैं जो कि ड्रामे करते हुए हमें नज़र आते हैं और अपनी वीडियोज़ बनाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी जैसा सेल्फलेस इंसान कम से कम मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। सो ऐसे अजीम लोगों की पाकिस्तान में आज भी कमी। ख़वातीन वज़ात, हमारी सुबह की सोच, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो पसंद आए होंगे। मुझे गदर शबकुर, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।